ऑल राइट, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी हमने मॉलिक्यूल्स, मैटर्स, एटम्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम एटम स्पेसिफिकली के बारे में बात करने वाले हैं। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। One of the first indication that atoms are not indivisible comes from the study of static electricity and conducted by the different substance. ये एक important line है, इसको नोट कर लेना, it is important, ठीक है। पूछ सकता है कभी भी कि कैसे पता आपको कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, ऐसे पता है हमको, ठीक है। ये जो है ना, कॉम्ब हेयर ड्राई हो जाते हैं, रब ग्रास रॉड, ये सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी ही क्वेश्चंस में आती हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फ्रॉम दीज एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड, सो इस चीजों को पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमस, मैंने पहले बोला है, साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में तो खास करके इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, फिजिक्स के उतने फिर भी नहीं पूछता वो, ठीक है। डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन गैस कैनाल रे में, इस एक्सपेरिमेंट को याद रखना है, ठीक है। ये पूछते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से करते हैं डोनेट। प्रोटॉन का मास एज 1 यूनिट +1, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एज इट्स चार्ज इज -1। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डब्बे, इसको प्लीज अच्छे से डिस्कवरीज को याद रखना है आपने। अच्छा, आपको डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बारे में डिफरेंस मालूम है ना। डिस्कवरी जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं चीजें, बट उसको बाद में खोजा गया है, जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पहले से ही है बट खोजा गया है। इन्वेंशन, लाइट बल्ब खोजा नहीं गया, बनाया गया है, अपनी काबिलियत से, अपनी स्टडी से उसको बनाया गया, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। ओके, तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टोरी है, इसको पढ़ना है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिससे PYQs आए हुए हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग मॉडल बोल लो या वाटरमेलन मॉडल बोल लो। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें बस इन्होंने ये बताया कि ये जो स्पेयर है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है सब तरफ से, और इसके अंदर माइनस में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे फैले हुए हैं। ये लग रहा है ना वाटरमेलन के जैसा, कि इतना बड़ा सा वाटरमेलन है, उसके अंदर वाटरमेलन के बीज है और पुडिंग की तरह। तो ये इनका मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, याद रखना, ठीक है। और ये ऐसे है कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, और इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल है ना, वो इंपॉर्टेंट मॉडल है और इस मॉडल से काफी सारी चीजें पता चली थी। तो रदरफोर्ड ने किस पे मॉडल पे काम किया था? गोल्ड फॉइल पे किया था, जिसकी 1000 एटम की थिकनेस थी, और अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस को यूज किया था देखने के लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, तो ये बेसिकली ये था। तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना, वो ऐसे स्ट्रेट चले गए थे, यूं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो ऐसे रिफ्लेक्ट हुए, लाइक दिस, ये रिफ्लेक्ट हुए। कुछ जो आए ऐसे 180 वापस आ गए, और मेजॉरिटी ऑफ ऐसे ऐसे चले गए। तो इससे क्या इन्फरेंस निकाला उन्होंने कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्पेसेस है ना एटम में, वो खाली है, कुछ नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। अगर पॉजिटिव होता तो 180 वापस आ जाता, नेगेटिव होता तो भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता। वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पार्ट, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि एक फुटबॉल ग्राउंड पे एक जो छोटी सी टेनिस बॉल पड़ी हो ना, वैसा होता है।
फिर बोला अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्टेड 180 इंडिकेटिंग दैट द ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, मतलब बहुत छोटा, रेडियस 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम है। जो ये कंपैरिजन मैंने दिया उस हिसाब से वैसा है। उसके बेसिस पे ये समझ में आया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो सेंटर में मिलते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस कहाँ से डेवलप हुआ टर्म? यहाँ से, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नियरली ऑल मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, सारा मास इसी में होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो सारा मास उसी में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, ठीक है। ये था इन्फरेंस, ये कंक्लूजन था। इन्फरेंस ये था कि अल्फा पार्टिकल थे स्ट्रेट चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए एंगल से, कुछ जो थे 180 गए, ये वो है। ओके, ये कुछ लाइंस हैं और ये फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रदरफोर्ड के बारे में है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। आते हैं क्वेश्चंस। ये तो भाई PYQ है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बहुत सेंटेंसेस पूछे गए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना, इवन थॉमसन के मॉडल को भी नहीं करना, बिकॉज नाम आता है, पूछते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो थॉमसन ने दिया था। ड्रॉबैक क्या है? ये कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहे हैं एटम में, तो एक टाइम तो आएगा जहां हम अपनी एनर्जी छोड़ देंगे और फिर फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट होंगे। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। ओके, फिर आते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम में। सर्टेन ऑर्बिट्स उन्होंने डिस्क्राइब करी जो एटम के अंदर है। While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy. ये 2 पॉइंट इन्होंने दिए। नोबेल प्राइज किस लिए मिला था उनको, ये प्लीज चीज याद रखना, और ये भी याद रखना। डब्बे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल ये होते हैं KLMN, ये 1, 2, 3 और 4, ये एनर्जी लेवल इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, ये PYQ है, पूछा हुआ है कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो जे चैडविक ने करी थी। कोई चार्ज नहीं है, मास इक्वल होता है प्रोटॉन के ऑलमोस्ट, और उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज N. The mass of an atom is therefore given by the sum of masses proton, neutron and the nucleus. यानी कि जो टोटल मास एटम का होता है ना, वो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा। ओके, हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट शेल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप एक बार पढ़ सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द दिस फॉर्मूला 2n²। ये इंपॉर्टेंट है, इससे PYQ आया है। पूछ लेगा के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। क्यों? 2 इंटू n की स्क्वायर, n यानी नंबर कौन सा है उसका, k का 1, 2, 3, 4 कौन सा है, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 4 8, ऐसे n शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। आप जब आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे, जिसने भी ग्रेजुएशन में ली होगी उसको पता चलेगा कि इसके आगे भी होती हैं चीजें, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। ये PYQ है, आई गेस n शेल का पूछा था उन्होंने कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इस चीज को एक बार देखना। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नॉट शेल, ऑर्बिट में 8 आ सकते। इससे वैलेंसी भी डिस्कस होती है, तो ये चीज बस ये वाला पॉइंट याद रखना। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन अ शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। कहने का मतलब कि इनर टू आउटवर्ड इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे भरते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वही यूज होते हैं कंपाउंड या बॉन्डिंग फॉर्म करने में। बाकी जो इनर वाले होते हैं ना, इनका कोई यूज नहीं होता, ये अंदर एकदम इंटैक्ट रहते हैं, ये नहीं इधर उधर ट्रांसफर होते, शेयर होते। बट ये वाले जो आउटर शेल पे हैं,
ये शेयर होते हैं, जैसे इसकी 1 है, 2 है, 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 वैलेंसी है, इसकी 6 है, 7 है, 8 है। जो नोबल क्लास होती हैं वो ऑलमोस्ट फुल कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं, तो उनके आउटर शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे ये नियॉन हो गई और आर्गन हो गई। ठीक है, नियॉन और आर्गन का मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, मुझे बताएंगे क्या एक्सेप्शन बताया था। ठीक है, तो कंबाइनिंग वैलेंसी के बारे में है, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये वैलेंसीज लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज इससे क्वेश्चंस नहीं आते। हीलियम के पास 2 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज याद रखना। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट फॉर्म मॉलिक्यूल। बेसिकली जो वैलेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या गेन कर सकता है, 2 ही तरह से बॉन्ड बनते हैं, या तो दे सकता है या तो ले सकता है। कितने दे सकता है, कितने ले सकता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि मान लो किसी के पास, जैसे ऊपर का एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो 1 मान लो लिथियम के पास है, तो लिथियम ने अपना 1 इसको दे दिया, शेयर किया बेसिकली, और इसने अपने 7 उसके साथ शेयर किए, टोटल कितने हो गए? 8। तो इनका कंपाउंड बन जाएगा। तो बेसिकली ये लोग इतने अपने अमाउंट ऑफ एटम शेयर करते हैं जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इज दिस, एटॉमिक नंबर इज दिस, डिफरेंट। मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी होते हैं टोटल, उसका सम होता है क्या? मास नंबर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। एग्जाम्पल ऐसे लिखा जाता है, तो हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल लिखा हो, उसमें ऑप्शन में पूछे कि N14 7 का मास नंबर क्या है? 14 है, 7 है, 21 है, 3 है, तो क्या बताओगे? 14 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसको Z से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये होता है मास नंबर, और ये 7 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोटोप्स आर इम्पोर्टेंट। आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है? एलिमेंट सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, इस डिफरेंस को याद रखना। हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। और ये जो होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, और हैवी वाटर बोलते हैं इसको, D2O ऐसे होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्यूट्रियम की, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये PYQ है, बहुत बार पूछा, बहुत बार पूछती है क्वेश्चन को, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं आइसोटोप की। तो ये कुछ चीजें हैं। क्लोरीन के मास के बारे में है, इसको पढ़ लेना, ये एक बार आया हुआ है PYQ। ये क्लोरीन का मास कैसे फाइंड होता है? 35.5 U, बस इसको याद रखना है, इसको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। The mass of an atom of any natural is the taken, this is not important, but just for your confirmation पढ़ लेना। ये भाई this is like very 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 important। इस चैप्टर से कुछ आए ना आए, ये जरूर आएगा। आइसोटोप यूरेनियम का क्या न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल में यूज होता है, कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, आयोडीन का गोइटर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, देखो यूरेनियम फ्यूल में होता है, बट वो जो हैवी वाटर मैंने बताया था वो कूलेंट की तरह यूज होता है। कैसे होता है? कूलेंट की तरह, हैवी वाटर, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, ड्यूट्रियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एंड आइसोबार क्या होता है? जिसमें मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट सेम होते हैं, बट इस टाइम पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि N14 7, N14 6 ऐसे। ठीक है, तो
तो ये आइसोटोप और आइसोबार का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, बस इस चैप्टर में इतना ही है। जो हाईलाइटेड जितने भी नोट्स है ना, प्लीज इसको अच्छे से एक बार ग्रो थ्रू करना, और बस ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं इसको पढ़ लोगे, आपका कोई क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है। और ये मॉडल्स, थॉमसन मॉडल्स और वो बोर मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट। और कोई भी कंफ्यूजन हो, मैंने बता रखा है आपको कि आपको कहाँ पे मैसेज करना है, लेट्स डिस्कस पे RAW PYQ के डिस्कशन चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।